हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.33 जिसमें वो करके फाइंड कीजिए आई नॉट की वैल्यू को यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास सर्किट है। तो बच्चों थेवेनिन्स थ्योरम कुछ इस तरीके से अब कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, एक बड़े से बड़े सर्किट को कट फॉर्म में लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय फाइंडिंग इट्स वोल्टेज एंड इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो आपको सिखाएंगे हम ये कैसे किया जाता है। देखो बच्चों, असल में थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपकी जो आउटपुट वाली वायर है, यानी कि जहाँ पे आपने जिस यानी कि कंपोनेंट के क्रॉस आउटपुट फाइंड आउट करनी है, उस वायर को आप कट ऑफ कर देंगे अपने सर्किट से। तो देखें अभी हमारे पास जो सर्किट मौजूद है उसमें जो आउटपुट वाली वायर है वो कौन सी वायर है, वो ये 2 किलो ओम वाले रेजिस्टेंस की वायर है, ये होल वायर इतनी। इसको हम यहाँ से कट ऑफ कर देंगे, यानी कट लगा देंगे, इस सर्किट में से अलहदा कर देंगे। ये फर्स्ट स्टेप है अपने थेवेनिन्स थ्योरम का। ठीक है जी। तो कट लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ओपन टर्मिनल्स लगा के ओपन सर्किट वोल्टेज मालूम कर लेने हैं। ठीक है जी, ये असल तरीका होता है। तो अब मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इतना सर्किट पहले ड्रा कर लूँ, फिर आगे ओपन सर्किट आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, जिस वायर के अंदर हमारी आई नॉट फ्लो कर रही थी उस वायर को हमने कट करके अलहदा कर दिया इस सर्किट से, और जहाँ पे हमने कट लगाए हैं वहाँ पे हमने ओपन टर्मिनल्स कनेक्ट कर देने हैं। ओपन टर्मिनल्स मीन्स ये होता है अपने पास, और वहाँ पे मेंशन कर देने हैं ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि वीओसी। ये बच्चों सेकंड स्टेप है थेवेनिन्स थ्योरम का, यानी कि वहाँ पे ओपन टर्मिनल लगाकर वीओसी वोल्टेज मेंशन करके उनको मालूम करना वीओसी वोल्टेज को। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे कई तरीके हैं। यहाँ पे मैं अपने पास यहाँ पे वो लगा सकता हूँ, क्या उसका नाम है, नोडल एनालिसिस टेक्निक लगाई जा सकती है। उसके बाद आपको बताता हूँ कि यहाँ पर चाहे तो लूप एनालिसिस लगा सकते हैं। यहाँ पर दूसरे चैप्टर का आपका कंसेप्ट लगाया जा सकता है, यानी कि जो आपने सिंपल टेक्निक्स पढ़ी हैं इनके बेसिक्स, तो बेसिक्स वाला पॉइंट बहुत अच्छा रहेगा, यानी वो इजी रहेगा। इसके लिए मैं बताता हूँ कैसे। बच्चों देखो, यहाँ पे ना लूप एनालिसिस का केवीएल का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे हम। मैं इस रजिस्टर के क्रॉस और इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ले लेता हूँ, यानी कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उनको नाम दे देता हूँ V1 का। ठीक है जी, अपनी मर्ज़ी से उनको टर्मिनल दे दिए हैं साइन। ठीक है जी। इसी तरह से इसके क्रॉस भी मैं वोल्टेज ले लेता हूँ V2 के नाम से। उसकी रीज़न, क्योंकि अगर मुझे ये दोनों मालूम हो जाएंगे तो मैं इसके ऊपर लूप एनालिसिस की यानी कि टेक्निक इस्तेमाल करते हुए VOC की इक्वेशन लिख के VOC को मालूम कर सकता हूँ, अगर ये दो मालूम हो जाए। क्योंकि इस लूप के अकॉर्डिंग मेरे पास 3 वेरिएबल्स बन रहे हैं, एक V1 है, एक V2 है, एक VOC है। इन तीनों में से 2 अगर मालूम हो जाए तो तीसरा मालूम करना मुश्किल काम नहीं है। तो इन दोनों को हम कैसे मालूम कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें बच्चों, पहले नंबर पे आप इन दोनों लूप्स के अंदर, ये 2 लूप्स हैं आपके सामने। ये तो एक ओपन लूप है ना, यानी आगे से ओपन है, डेट्स वाई इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकती, लेकिन इन दोनों में फ़्लो कर सकती है क्योंकि ये क्लोज़ है। करंट ऐसे आके ऐसे फ़्लो करती रहेगी इसके अंदर। तो तो यहाँ पे हम इन दोनों लूप्स में एक एक करंट फ्लो करवा देंगे। आपको पता केवीएल, यानी कि जब हम लूप एनालिसिस की ट्रिक लगाते थे, टेक्निक लगाते थे अपने चैप्टर 3 के अंदर, तो करंट की डायरेक्शन क्या रखते थे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने करंट्स ले लेनी है लूप्स के अंदर। इसमें मैं I1 के नाम से ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं I2 के नाम से ले लेता हूँ। ठीक है जी। तो लिहाजा ज़रा गौर करो बच्चों, ये भी चीज़ आपको पता है कि अक्सर लूप एनालिसिस में हमें ये देखने को मिलता था कि किसी लूप के अंदर करंट सोर्स लगा होता था। अगर 2 लूप्स के सेंटर में लगा होता था तब तो सुपर लूप की कंडीशन बन जाती थी, लेकिन अगर एक साइड पे लगा होता था तो उस लूप की करंट की वैल्यू मिल जाती होती थी। जैसे यहाँ पे I1 के लूप के अंदर ये करंट सोर्स लगा हुआ है जो एक साइड पे है, तो इसकी वैल्यू मिलने वाली है। देखें किस तरीके से हम इन दोनों की डायरेक्शन चेक करेंगे। देखो बच्चों, I1 जो करंट है वो ऐसे आ रही होती है। हमें पहले ना इन दोनों करंट्स की वैल्यूज़ चाहिए, फिर जाके V1 V2 की वैल्यू मालूम हो सकेगी, फिर VOC मालूम हो जाएगा। तो लिहाजा I1 देखें ऐसे फ्लो करके जा रही होती है और इस वायर में ऐसे आके ऊपर की तरफ मूव करती है, और ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन है तो सेम मैग्नीट्यूड होगी। यानी कि अगर डायरेक्शन सेम है तो लिहाजा इनकी वैल्यू भी सेम है। तो I1 बराबर आ गई 2 मिली एम्पेयर के। अगर बच्चों डायरेक्शन अपोजिट होती, फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्शन अपोजिट होती, I1 यहाँ पे आके नीचे की तरफ जा रही होती है और वो ऊपर की तरफ, तो पता क्या होता, बस इतना फ़र्क आता कि I1 बराबर आ जाती -2 मिली के, यानी कि बस माइनस का साइन अप्लाई करके हम लिख देते, उसका उल्टा लिख देते। बस यही बात है कि न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो जाता है। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल तो हो सकता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक को नेगेटिव लिया जाता है, वही चीज़। ठीक है। अब देखें, आपको अगर I1 की वैल्यू मिल गई है, I2 तो चले हम मालूम कर लेते हैं अब।
वो कैसे मालूम करेंगे? हम इस लूप के ऊपर केवीएल लगाएँगे। इसके ऊपर तो आप केवीएल नहीं लगा सकते, उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमें इस लूप की करंट की वैल्यू पता है, तो लिहाज़ा इसके ऊपर ही केवीएल लगाएँगे। अप्लाई केवीएल एट लूप 2, ठीक है बच्चों? तो केवीएल में क्या करना होता है, हमने हर कंपोनेंट के वोल्टेज लिखने होते हैं। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आपने ये फ़िक्रा लिख लेना, अप्लाई केवीएल एट लूप 2। हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले नंबर पे ये वाला रजिस्टर आया, तो इसके वोल्टेज लिखने होंगे। तो लिहाज़ा इसके वोल्टेज क्या होंगे, मुझे ये रेजिस्टेंस मिली हुई है। तो बच्चों देखो इस रजिस्टर में वोल्टेज कैसे पैदा हो रहे हैं, ये दो लूप्स के सेंटर में लगा हुआ है, इसमें से दो करंट पास करती हैं, यानी एक I2 और एक I1, तब जाके इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। तो हम लॉ के अकॉर्डिंग करंट इंटू रेजिस्टेंस इसका फार्मूला होगा। रेजिस्टेंस मैं पहले लिख रहा हूँ, करंट्स बाद में, इस वजह से क्योंकि इसमें से दो करंट पास कर रही हैं, मुझे देखना होगा दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। तो देखो बच्चों I2 जो करंट है वो इसमें से ऐसे लेफ्ट साइड को गुजर रही होती है, जबकि I1 जो है वो ऐसे राइट साइड को गुजर रही होती है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, I2 लेफ्ट और ये I1 राइट। तो अपोजिट डायरेक्शन में फिर क्या होगा, किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, किसी एक करंट को। तो बच्चों ये हमारा असूल है शुरू से, जिस लूप के ऊपर केवीएल लगा रहे होते हैं उसकी करंट को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो लूप 2 के ऊपर केवीएल लग रहा है, डेट से उसकी करंट पॉजिटिव आ जाएगी, I1 नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है जी, ये बस सिंपल सा असूल है। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ यानी कौन से लूप पे केवीएल लग रहा है, लूप 2 पे। उसके बाद मज़ीद जब आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी 6 वोल्ट के, तो ये आ जाएंगे -6। मज़ीद आगे गए तो करंट इसके 2 किलो ओम के रजिस्टर में एंटर की, तो लिहाजा इसके वोल्टेज लिखने होंगे। वो कैसे लिखेंगे बच्चों, वही ओहम्स लॉ लगा देंगे 2K I2, क्योंकि इसमें से सिर्फ I2 करंट गुजर रही है। तो चक्कर आगे मुकम्मल हो गया। देखिए हम वहीं पे वापस आ गए, तो लिहाजा इज़ इक्वल टू में 0 आ गया। अब आप यहाँ पे वेरिएबल्स इकट्ठे कर लें। देखें I2 बस वेरिएबल है, 1 के I2 प्लस 2 के I2, ये टोटल हो गया 3 के I2। ठीक है जी, ये यहीं पे रह गया। और बाकी जो बच्चों हम जानते हैं यानी जिनकी वैल्यूज़ पता है उनको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। देखें I1 की वैल्यू हमें पता ना, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, -1 के I1, जो कि दूसरी साइड पर जाके हो चुका होगा 1 के I1। ठीक है जी। और साथ में ये जो -6 यहाँ पे कांस्टेंट था, ये दूसरी जानिब जाके +6 हो चुका होगा। अब यहाँ पे सिर्फ I2 रह जाएगा और दूसरी जानिब I1 की वैल्यू पहले नंबर पे तो पुट हो जाएगी और +6, और होल के बटे में आ जाएगा। यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर बटे में आ जाएगा। तो I2 की आप देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। देखें I2 की वैल्यू असल में बच्चों देखें किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, 2 बनेगा, 2 + 6 8, 8/3 यानी 8/3 आ रहा है। तो 8/3 करके देखते हैं कितना बनता है। तो ये बच्चों आता है 2.67 और ये किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। ये आपके पास इसकी वैल्यू आई I2 की। अब हम I1 और I2 की मदद से V1 और V2 मालूम कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है। V1 पहले मैं मालूम करने लगा हूँ बच्चे। देखो ये जो I2 करंट है जब इस रेजिस्टर में से गुजरती है तब इसमें V1 मतलब प्रोड्यूस होते हैं। तो ओहम्स लॉ का फार्मूला V = IR आप लगाओगे सिंपल। तो पहले रेजिस्टेंस लिख लो, क्योंकि करंट के साथ साइन वो आने वाला है जिस टर्मिनल में ये एंटर कर रही होगी अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है, डेट्स वाई ये प्लस में पुट की जाएगी। तो 2K × 2.67 मिली इज़ इक्वल टू, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाते हैं 5.3 वोल्ट। ठीक है जी। अब V2 मैं मालूम करता हूँ। V2 की दफ़ा देखें क्या फार्मूला बनता है। ये V2 है, तो 2 किलो ओम के क्रॉस ये वोल्टेज है, तो लिहाजा रेजिस्टेंस तो 2K हो गई। करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये भी इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं, तो ये भी प्लस में पुट की जाएगी I1। अब वैल्यूज़ पुट करता हूँ, 2K × I1 की वैल्यू जो कि 2 मिली है, तो ये 4 वोल्ट आ जाएंगे, किलो मिली तो कैंसिल हो जाएंगे। तो V2 भी आपको मिल गए, V1 भी मिल गए। तो बच्चों ये जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपने अपने माइंड में एक शेप ड्रा करनी होती है जो हम चैप्टर 2 में ड्रा करते आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक दफ़ा ड्रा करके दिखाई देता हूँ, क्योंकि ये मैं हर क्वेश्चन में आपको करके दिखाता आ रहा हूँ। आपने बस बच्चों इनके यानी कि अपने जहन में ना ऐसे वोल्टेजेस ले लेने होते हैं लूप्स फॉर्म में। ये देखें ऐसे पहले नंबर पे हमारा V1 लगा हुआ है, फिर उसके नीचे ऐसे V2 लगा हुआ है। ठीक है जी। इक्वेशन लिखने का तरीका है बच्चों, ये वैसे ना बच्चों को ज़ुबानी लिखना चाहिए, लेकिन ज़ुबानी कोई सिखा ही नहीं सकता यार। एक कंसेप्ट होता है हर एक चीज़ को लिखने का, रट्टा मार के तो नहीं ना लिखा जाता। तो लिहाजा देखें आपने ना इसको अपने जहन में ऐसे बना लेना इस शेप को, और करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक बना के क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन लिखनी है। हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, करंट सबसे पहले ये आपका ना रफ अमल है, इसको आपने यानी ड्रा नहीं करना क्वेश्चन के अंदर। हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में गई, यानी यहाँ पे आप ऐसे ही देख सकते हो डायरेक्ट। देखो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में गई, तो लिहाजा ये आगे -V2। मज़ीद आगे बढ़े तो करंट इसके भी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये भी आगे माइनस में। मज़ीद आगे गए तो VOC के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हुई, तो ये आगे प्लस में, और इज़ इक्वल टू आ गया 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया। आप यहाँ पे भी KVL लगा के देख सकते हो, आपको यही इक्वेशन मिलेगी। तो ये मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा था कि ये आपके माइंड में ड्रा हो जाना चाहिए ऐसे, कि जैसे मुझे पता था ऐसे ऐसे करंट ने फ्लो होकर ये दे देनी है इक्वेशन। V1 और V2 दूसरी जानब जाके प्लस में हो जाएंगे,
वैल्यूज़ पुट अगर हम करें तो 5.3 प्लस 4 यानी कि 9.3 वोल्ट आपके पास आ जाते हैं VOC। ठीक है जी। इसके बाद आपको पता है बच्चों, थर्ड स्टेप जो होता है अपने पास, इसका क्या नाम है, थेवेनिन्स का, वो ये होता है कि हमने इस सर्किट की इक्विवेलेंस ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेनी है तमाम वो सोर्सेज को शट डाउन करके। तो बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है जब वोल्टेज सोर्स से शट डाउन होता है तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पर रिप्लेस हो जाता है, यानी एक ऐसी वायर जिसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, R इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। और उसके बाद ये भी आपको मैंने बताया हुआ है कि जो करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स ये जो आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो जब शट डाउन होता है तो वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे रिप्लेस हो जाता है ऐसी वायर से। तो उसके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ये जो वायर है इसको आप ड्रा करो या ना करो ये ख़त्म हो जाएगी बीच में से, यानी इस साइन से प्रेजेंट ना भी करो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा आपके सामने अब मैं आर थेवेनिन्स का सर्किट ड्रा करने लगा हूँ, आर थेवेनिन्स को कैलकुलेट करने के लिए इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को। तो देखें क्या हुआ, ये पहले नंबर पे ये जो वोल्टेज सोर्स लगा था ये शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो गया। ठीक है। सेंटर में ये आपके सामने 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ था, ये वायर बीच में से रिमूव कर दी हमने क्योंकि ओपन टर्मिनल लगने हैं उसका, जिसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। और यहाँ पे ये आपका 2 किलो ओम का यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, और ये एक ऐसे आगे जाके जहाँ पे VOC मेंशन थे वहाँ पे अब आपने आर थेवेनिन्स मेंशन कर देनी है, बस इतना फ़र्क है। तो वैल्यूज़ मेंशन होगी 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, और ये आपका था 1 किलो ओम। और इसको ज़ीरो लिखने का फ़ायदा को नहीं है, ज़ीरो लिखो भी तो बाद में ये सीरीज़ कम्बिनेशन से वो आपस में कंपेयर होकर एज इट एज़ आ जाएंगे। ठीक है जी, फ़ायदा को नहीं है अभी। तो लिहाजा ज़रा गौर कीजिए इस 1 किलो ओम, और जब बच्चे दो रजिस्टर के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल वायर का कॉमन होता है ना तो वो पैरेलल में होते हैं, और जब सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होता है तो वो सीरीज़ में होते हैं, यानी कि सिर्फ उन दोनों के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन हो, ये ना हो कि वो किसी और के साथ भी कंबाइन हो। जैसे ये है, देखें हम ये नहीं कह सकते कि 1 किलो ओम और ये वाला 2 किलो ओम आपस में सीरीज़ में है क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन है, नहीं जी, ये कंबाइन है क्योंकि ये उसके साथ भी कॉमन है, दैट्स वाई ये सीरीज़ में नहीं हो सकता। तो लिहाजा अब हम एक चीज़ और गौर करें कि इस 2 किलो ओम का और इस 1 किलो ओम का, देखो एक वायर का टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और दूसरा इसका 1 किलो ओम का देखें यहाँ पे ऐसे जाके टर्मिनल यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है इस 2 किलो ओम के साथ, यानी कि इन दोनों के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है 2 किलो ओम और इस 1 किलो ओम के दरमियान। तो जब वायर का अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन में होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, रजिस्टर पैरेलल में होते हैं। तो इन दोनों का मैं पैरेलल निकाल लूँगा R1 के नाम से। तो पैरेलल बच्चों कैसे निकालते हैं, ऊपर वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं जब दो रजिस्टर का आप पैरेलल ले रहे हो, और बटे में वैल्यूज़ का सम करवा देते होते हो तो पैरेलल मिल जाता है। तो ये मिल रहा है हमें कितना, देखो ऊपर 2 बन रहा है नीचे 3 बन रहा है, 2/3 कितना होता है जी, 0.67 किलो ओम। तो हमने क्या देखा जी बच्चों, हमने ये देखा कि जहाँ पे दो रजिस्टर लगे हुए थे, मेरा ये समझाने का तरीका है, ठीक है जी, जहाँ पे दो रजिस्टर लगे हुए थे उसकी जगह एक रजिस्टर से काम चलाया जा सकता है। तो फिर हमने एक रजिस्टर यहाँ पे लाकर कनेक्ट कर दिया, ये आपके सामने यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये देखें वो रजिस्टर लग गया आके R1। ठीक है जी, ये वो रजिस्टर एज इट एज़ लगा हुआ है, और हमने मालूम करना है किसको, आर थेवेनिन्स को। अब ज़रा देखिएगा ये आर थेवेनिन्स ही मालूम होने लगी है, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक वायर का टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है जो सिर्फ इन दोनों के दरमियान है, और बाकी दूसरा टर्मिनल इसका भी ओपन पर है इसका भी ओपन पर है, यानी दोनों के दरमियान कॉमन नहीं है, सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, डैट्स वाई ये दोनों सीरीज़ में हुए। तो आर थेवेनिन्स क्या आ जाएगी, इन दोनों का सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ में बच्चों वैल्यूज़ जमा कर दी जाती हैं, तो 2 + 0.67 यानी आपके पास आर थेवेनिन्स आ गई 2.67 किलो ओम। ठीक है जी, ये आपके पास आर थेवेनिन्स आ गई। इसके बाद बच्चों अब ये हमारे पास टोटल तीसरा स्टेप था, अब हम चौथा स्टेप करने जा रहे हैं। तो चौथे स्टेप में हमें क्या कहा जाता है थेवेनिन्स थ्योरम में, थेवेनिन्स थ्योरम चौथे स्टेप में ये कहता है कि इसका मेजर सर्किट ड्रा करो, यानी कि VOC जो आपने मालूम किए हैं उसके साथ अपनी आर थेवेनिन्स जो आपने मालूम किया उसको सीरीज़ में अटैच कर दो। ठीक है जी, ये उसका कहना है। तो VOC कितने हैं, 9.3 वोल्ट, इसके साथ हम अपनी आर थेवेनिन्स को सीरीज़ में लगाने लगे, यानी इन दोनों के दरमियान सिर्फ वायर का एक टर्मिनल कॉमन होना चाहिए। तो ये आर थेवेनिन्स आया जो कि है जी 2.67 किलो ओम, ये देखें सिर्फ वायर का ये टर्मिनल कॉमन हो रहा है। उसके बाद दूसरा भी टर्मिनल तो खाली, अभी हम ये नहीं कह सकते ये सीरीज़ में है क्योंकि दूसरा हो सकता है हम डायरेक्ट कनेक्ट करके पैरेलल में कर दें, यानी ये डायरेक्ट कनेक्ट हुआ तो ये पैरेलल में आगे दोनों टर्मिनल कॉमन हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे बच्चों असल में वो वायर लगाने वाले हैं जिसको हमने शुरू में कट कर दिया था। तो वो कौन सी वायर थी, वो देखें वो 2 किलो ओम वाली वायर थी जिसमें I0 फ्लो कर रही थी। तो बस जी अब वो यहाँ पे ला के हम कनेक्ट कर देंगे और आप I0 को मालूम कर लेंगे। ये इसमें I0 आ गई, ठीक है जी।
तो देखो बच्चों, ये एक सिंगल लूप है, तो इस सिंगल लूप में एक करंट फ्लो कर रही है जिसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही है। अगर आप यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करवा के देखो, तो देखो इसकी, ये जो आपने ऐसे डायरेक्शन लिया क्लॉकवाइज और इसकी डायरेक्शन ऐसे आप फ्लो करके चेक करो तो यहाँ पे आके सेम हो रही है। यानी कि ये वाली करंट और ये वाली करंट, ये दोनों सेम ही करंट्स हैं, तो लिहाजा आप यहाँ पे डायरेक्ट आई नॉट ही मेंशन कर सकते हो। अब इस लूप के ऊपर अगर आप केवीएल लगाते हो तो आपको आई नॉट हासिल हो जाएगी। तो देखें केवीएल लगाने लगे हैं, अप्लाई केवीएल एट दिस लूप। ठीक है जी, हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो ये आगे -9.3, क्योंकि माइनस के साइन में के साथ आ जाएगा ना जिसके टर्मिनल में करंट एंटर करेगी। मजीद आगे बढ़ते हैं तो इस रेजिस्टर में से करंट गुजरती है और इसके वोल्टेज मांगती है, तो इसके वोल्टेज क्या होंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 2.67 के और करंट कौन सी है, आई नॉट, तो ये इसकी आ गए वोल्टेज। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इस रेजिस्टर में से गुजरती है तो इसके वोल्टेज मांगती है, तो लिहाजा इसके वोल्टेज क्या होंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस, वही बात 2 के आई नॉट, तो इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए ये बन रहा है 4.67 के आई नॉट और ये 9.3 दूसरी जानिब जाके प्लस में हो गया और आई नॉट इधर ही रह गया और ये 9.3 के बटे में चला गया 4.67 के। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, किलो तो ऊपर जाके मिली बन जाएगा, लेकिन 9.3 को अगर डिवाइड किया जाए वो कितना आ जाता है, डिवाइडेड बाय 4.67, तो ये बच्चों आता है 1.99 किलो ऊपर जाके मिली अम्पेयर। ठीक है जी, इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 कहा जा सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतना कम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2 ही बन जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है। खुदा हाफिज़।